हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 251, मासूम माय फुट। अब आगे। इत्ती आहार्य के कंधे पर सर रखकर लेटी थोड़ा हौंफ रही थी। दोनों के ऊपर बस एक ब्लैंकेट था। आपने बदला लिया मुझसे, मतलब मैंने सिर्फ लाइट बंद करने के लिए कहा था, वो सर उठाकर उसे पंच करते हुए बोली। आहार्य चिढ़ गया, तुम पहले वो बात पूरी करो। पिछले आधे घंटे से तुम अभी तक वहीं हो। मैंने उसका हाथ मोड़ दिया। फिर तुम जानबूझकर मुझे इरिटेट कर रही हो। आई नो। आपने भी तो मुझे जानबूझकर इतना परेशान किया ना। वो ब्लैंकेट संभाल कर उठकर बैठ गई। औक, अब ये मत कहना ही मैं तुम्हारी बातें इंटरेस्ट से नहीं सुनता। गुड नाइट। उसने करवट बदल ली। उसके ऐसा करते ही इत्ती का ब्लैंकेट भी खींच गया। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उसे हिलाते हुए बोली, अच्छा अब मैं बता रही हूँ, आप बिना सुने नहीं सो सकते। अब नहीं करूंगी पक्का। सुनिए तो। आहार्य ने कोई रिस्पांस नहीं किया, न ही उसकी ओर घूमा। इत्ती थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, जो दूसरी ओर था। आहार्य की आंखें खुली थी। वो उसके गालों को खींचते हुए बोली, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि वहां क्या क्या हुआ। आहार्य बिना पलटे बोला, मुझे सच में नहीं पता। इत्ती को यकीन नहीं आया। तो आपके मिस्टर असिस्टेंट ने नहीं बताया आपको? दैट्स नॉट पॉसिबल। आहार्य आखिर उसकी ओर पलटा, फिर उसे भी खींचकर अपने पास लेटाकर बोला, मैंने उसे बताने से मना कर दिया था, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। फिर वो उसके मुंह पर मिनी कुशन फेंकते हुए बोला, लेकिन तुम हो की? इत्ती अपने चेहरे से कुशन हटाते हुए बोली, आपने ये दूसरी बार किया है। दोबारा किया तो अंडस्को। उसने अभी अपनी वार्निंग पूरी भी नहीं की थी कि आहार्य ने एक और मिनी कुशन उसके मुंह पर फेंक दिया। इत्ती अपने मुंह से कुशन हटाकर उसे बेहद गुस्से से देखने लगी। अब अगर तुमने अपनी बात पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बेड से नीचे फेंक दूंगा। इत्ती जल्दी से उससे चिपक गई। कोई शक नहीं था वो ऐसा कर सकता था। अभी भी वो भूली नहीं थी कैसे एक बार उसे सबक सिखाने के लिए आहार्य ने उसे रेलिंग से लटका दिया था। इत्ती ने फिर बताना शुरू किया कि उसने हाथ मोड़ने के बाद ऐश्वर्या के साथ और क्या क्या किया था। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि तुम जरूर उसका हाथ तोड़ कर आओगी। इत्ती अपना सर उठाकर उसे देखते हुए थोड़ा अफसोस से बोली, हाँ, सोच तो मैं भी ऐसा ही था, बट आपको पता है। वो खामोश हो गई। आहार्य गैस करते हुए बोला, तुमने कोशिश की होगी लेकिन तुमसे हुआ नहीं होगा। इत्ती ने सर हिलाया, फिर जल्दी से उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, हाँ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोड़ा था। तुम अच्छी डाइट नहीं लेती, इसलिए तुम इतनी कमजोर हो। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी किसी का हाथ तोड़ना लायक ये कितना अजीब है। आहार्य ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। इतनी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उसका नाम क्या था? वो उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। आहार्य ने बिना किसी झिझक जवाब देते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा, तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब तुम हैंडल करेगी। उसकी इंफॉर्मेशन में उसका नाम होगा ना। इतनी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, अच्छा वह फाइल वह तो मैंने पढ़ी ही नहीं। कौन पढ़ता इतना सारा? आहार्य उसके बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, अगर तुम किसी को बर्बाद करना चाहती हो तो तुम्हें उसके बारे में उससे ज्यादा पता होना चाहिए। इत्ती ने बस सर हिला दिया। वो फिर से अपने असल मकसद पर आते हुए बोली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उसका नाम नहीं पता। वो इतनी फेमस एक्ट्रेस है, उसकी इतनी हिट मूवीज है और ऊपर से वो आपकी कंपनी की टॉप आर्टिस्ट में से एक थी। आहार्य को अब जाकर उसका मकसद समझ आया। वो उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम्हें पता तो है मैं मूवीज नहीं देखता और मेरी कंपनी में न जाने कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं। इत्ती के फेस पर सैटिस्फाइड एक्सप्रेशंस आ गए। वो उससे चिपकते हुए बोली, अब सोते हैं। तुम सुधरोगे नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। नो नेवर। मैं ऐसे ही आप पर शक करती रहूंगी, तभी आप बिगड़ेंगे नहीं। अब ये कौन सा लॉजिक है? आहार्य ने उसे खींचकर अपने ऊपर लेटा लिया। आज का सेशन यही खत्म, इस बारे में किसी और दिन क्लास दूंगी।
अब मुझे सोने दीजिए, वरना आप तो मुझे सिर्फ बेड से नीचे फेंकते, मैं आपको रूम से बाहर फेंक दूंगी। उसने सर उठाकर फिर दोबारा उसके सीने पर सर रख लिया। अगली सुबह प्रकृति अपना सारा सामान पैक कर रही थी। चेहरे से वो बहुत परेशान भी थी। परेशान तो इत्ती भी थी, जो उसके साइड में खड़ी थी। आहार्य इत्ती के पीछे ही खड़ा था। उसके फेस पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। प्रकृति का कॉल आया तो वो जल्दी से कॉल पिक कर बालकनी में चली गई। उसके जाते ही आहार्य इत्ती के गालों को छूते हुए बोला, तुम सैड क्यों हो? ये सब बस उसका नाटक है। उसकी बात सुनते ही इत्ती उस पर भड़कते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हुए आप भी जानते हैं भाई साहब को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जानते हुए भी आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको उनसे, हमेशा उनके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। इत्ती उसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। आहार्य के मन में एक ही ख्याल आया, तुम क्यों नहीं देख पाती प्रॉब्लम मुझे नहीं उसे मुझसे है। जब देखो तुम्हें मुझसे दूर करने की प्लानिंग करता रहता है। तभी उसके कान में इत्ती की आवाज पड़ी जो प्रगति से कह रही थी, भाभी सा मैं भी चलूंगी। आहार्य झट से बोला, नहीं। प्रकृति और इत्ती एक साथ उसे देखने लगे। इत्ती गुस्से से बोली, मैं तो जाऊंगी, अब वो तुम्हारे कॉलेज हैं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती जैसे उसे जानती ही नहीं थी, वो सब समझ रही थी। मैं कल तक वापस आ जाऊंगी, एक दिन कॉलेज मिस होने से मैं फेल नहीं हो जाऊंगी। आहार्य उसे घूरने लगा, साथ ही वो परेशान भी हो गया। वो इत्ती को कैसे रोके? उसे पूरा यकीन था अगर इत्ती गई तो शिवाय कुछ न कुछ जरूर करेगा। इस वक्त तो वो वैसे भी उससे खुन्नस खाए बैठा था। वो न भी करे तो उसकी बीवी तो जरूर करेगी। आखिर में उसे ही अपनी वाइफ से दूर होकर तड़पना पड़ेगा। उसने अपना फोन निकाला, फिर ऋतिक को मैसेज टाइप किया, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। फिर वो इत्ती को पास जाते हुए बोला, ठीक है चलो। इत्ती पहले तो हैरानी हुई, वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। अच्छा मैं सच में जाऊं? उसने कंफर्म करते हुए पूछा। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों। मेरा भी तो कुछ फर्क बनता है न अपने साले साहब के लिए। उद्धरण चिन्ह। प्रकृति अपना बैग नीचे रखकर आहार्य को एक नजर देख इत्ती से बोली, देखो हमारे जमाई सा कितनी अच्छे हैं, तुम बेकार ही उनकी बुराई करती रहती हो कि तुम्हें आने नहीं देते, इसका मतलब तुम खुद ही नहीं आना चाहती। इत्ती आहार्य को अजीब नजरों से घूरने लगी। ये वही शख्स था जो कुछ देर पहले उसके भाई की बुराई कर रहा था। अब देखो कैसे उसे बुरा बनाकर खुद अच्छा बन गया। सब समझ रही हूँ मैं इनकी अच्छाई की वजह। मेरा फोन तो बालकनी में ही रह गया। याद आते ही प्रकृति बालकनी की तरफ चली गई। उसके मुड़ते ही आहार्य इत्ती के गाल पर किस करते हुए बोला, एग्जैक्टली जो तुम सोच रही हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अभी भी लगता है ये सब उसका नाटक है। इत्ती अपने दांत पीसते हुए बोली, कितनी बुरे हैं आप, भाभी सा की नजरों में कैसे अच्छे बन गए और मुझे बुरा बना दिया। तुम क्या कम बुरी हो? अपने मासूम पति की बुराई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसका हाथ झटकते हुए बोली, मासूम माय फुट। वो आप ही हैं न, जब भी मैं अपने घर जाने की बात करती हूँ मुंह बनाकर बैठ जाते हैं या मुझे ट्रिक करते हैं। आज जब मैं जा रही हूँ तो खुद भी बोझ बनकर साथ जा रहे हैं। बोझ? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? उसने प्रकृति वहां आते हुए बोली। असल में उसने सिर्फ इत्ती की आखिरी लाइन सुनी थी। इत्ती पहले ही चिढ़ चुकी थी। वो चिढ़ते हुए बोली, हाँ ये डिजर्व करते हैं। इत्ती पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे किसी का लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके घर वाले सिर्फ उसे सुनाते थे और आहार्य का सपोर्ट करते थे। उनकी नजर में आहार्य बहुत परफेक्ट था और इत्ती, वो तो सिर्फ उनके परफेक्ट दामाद को परेशान करती थी, उससे बदतमीजी करती थी। लेकिन सिर्फ वही जानती थी ये इंसान कैसे उसे बात बात पर ट्रिक करता था, उसे परेशान करता था। यही नहीं, शायद कोई यकीन न करता, जब भी वो मायके जाने की बात करती तो मुंह फुलाकर बैठ जाता। आहार्य भी उसके पीछे चला गया। एक आलिशान होटल रूम के बेड पर इस वक्त एक अधेड़ उम्र के आदमी की बाहों में एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। दोनों की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, ब्लैंकेट भी बेड के नीचे पड़ा था।
उस लड़की की आंखें खुली। उसने नजर घुमाकर उस अजीब से आदमी को देखा। उसे देखते ही उसे बेहद घिन आने लगी। वो मन ही मन गुस्से से बोली, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस बुढ़े के साथ सोना पड़ा। यक, इन सब की वजह तुम हो। आई विल डिस्ट्रॉय यू। एपिसोड 252 नंबर ब्लॉक। अब आगे। वो अभी सोच ही रही थी कि उसके बगल में लेटा आदमी जाग गया। वो उसे खींचकर उसके होंठों पर किस करने लगा। उसे लगा बस उसे उल्टी हो जाएगी, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। थोड़ी ही देर में वो आदमी उसके होंठों को छोड़ते हुए बोला, ऐश डार्लिंग, पहले तो बड़ा घमंड दिखाती थी, आज एक इनविटेशन के बदले मेरे साथ सो गई। तुम तो बड़ी सस्ती निकली। वो भद्दी तरीके से हंसा। ऐश्वर्या को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ठरकी बुड्ढे, अगर तू मुझे वहां तक पहुंचाने का जरिया न होता तो मैं तुझ पर थूकती भी न। उसने बहुत मुश्किल से अपने होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल सजाते हुए कहा, मेरे पास इनविटेशन कब तक आ जाएगा। वो आदमी ऐश्वर्या के गालों को गंदी तरीके से छूते हुए बोला, मैं तो बताना ही भूल गया। इस पार्टी में सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इनविटेशन कार्ड बनाया गया है जिस पर सिंह कॉरपोरेशन के सीईओ का साइन और लीगल स्टाम्प है। ये सुनकर ऐश्वर्या को खून खोल गया, यानी उसे बेवजह इस घटिया आदमी के साथ रात गुजारनी पड़ी। ऐश्वर्या को गुस्सा होते देख वो आदमी हंसकर उसके गाल मसलते हुए बोला, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। मैं हूं ना, तुम मेरी पार्टनर बनकर वहां जा सकती हो। वैसे तो मैं अपनी सेक्रेटरी को ले जाने वाला था, लेकिन तुम्हारी आगे वो क्या है। ये सुनकर ऐश्वर्या खुशी से बोली, सच में। उस आदमी ने सर हिलाया और उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, बस पार्टी होने तक तुम्हें मुझे हर रोज खुश करना होगा। ऐश्वर्या ने बेहद बुरे जहन के साथ उसके होंठों पर होंठ रख दिए। इस वक्त वो अपने प्लान को अंजाम देने के कुछ भी कर सकती थी। इस वक्त का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। आहार्य पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने अपने हाथ को मोड़कर कोहनी खिड़की से टिका रखी थी और अपनी 2 उंगली से अपने माथे को सहारा दिया था। चेहरे से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और नाखुश नजर आ रहा था। बैक सीट पर इत्ती और प्रैक्ति बैठे थे। इत्ती प्रैक्ति से कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी, लेकिन असल में इसका मकसद था प्रैक्ति का ध्यान भटकाना। आहार्य ने अपना फोन निकाला। अगले ही पल उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगी। सेंड करते ही उसने फ्रंट मिरर से पीछे की ओर देखा। उसी वक्त इत्ती का फोन वाइब्रेट हुआ। प्रैक्ति से बात करते हुए ही उसने अपना फोन चेक किया। थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती, कब से बोले जा रही हो, हेडेक स्टार्ट हो गया है मुझे। उद्धरण चिन्ह। आहार्य का ये मैसेज पढ़ते ही उसने एकदम से फ्रंट मिरर में देखा। उसी वक्त उसकी नजर आहार्य की नजरों से जा मिली। उसे 3 सेकंड तक गुस्से से देखने के बाद इत्ती ने उसे रिप्लाई दिया, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं। अब क्या मेरी बातें आपके लिए हेडेक हैं। मैसेज सेंड कर उसने एक बार फिर जहर जैसा मुंह बनाकर उसे फ्रंट मिरर से देखा। आहार्य ने रिप्लाई दिया, हम फिलहाल हेडेक है क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही। इत्ती ने अब प्रैक्ति से बात करनी बंद कर दी थी। प्रैक्ति उसे बिजी देख खिड़की से बाहर देखने लगी। इत्ती ने जल्दी से जवाबी हमला किया, आप कहना चाहते हैं कि जब तक मैं आपसे बात करूं मेरी बातें स्वीट और जब दूसरों से करूं तो मेरी बातें हेडेक। आहार्य ने विद इन अ सेकेंड में रिप्लाई दिया, सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी बातें एग्जैक्टल गैस करती हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसका रिप्लाई पढ़ा तो उसकी दोनों आईब्रोज हैरानी से उठ गई। अगले ही पल आहार्य का एक और रिप्लाई आया, मिरर में तो देखो। इत्ती ने उसके पहले वाले मैसेज को टैग कर जवाब दिया, ओ रियली। शुक्र मनाए कि अभी हम अकेले नहीं हैं, वरना जो स्टेटमेंट आपने दिया है ना, मैं आपको रिप्लाई में अपना फोन फेंक कर मारती। इत्ती ने उसके दूसरे मैसेज को टैग किया, मिरर में आपकी शक्ल देखकर मुझे अपना खराब मूड और खराब नहीं करना। इसी के साथ उसके कई सारे एंग्री इमोजीज की बाढ़ लगा दी। हम अकेले नहीं हैं, इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम जानबूझकर पहले ही का में आकर बैठ गई। मैंने कहा था ना हम साथ जाएंगे। इतने से तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने ड्राइवर को का ड्राइव करने का ऑर्डर दे दिया। आहार्य ने ये मैसेज सेंड किया,
मगर अगले ही पल उसने देखा मैसेज जा ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया, अचानक ही उसे कुछ समझ आया, इत्ती ने उसे ब्लॉक कर दिया। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से फ्रंट मिरर में देखा। इत्ती फिर से प्रैक्टी से बात करने में बिजी थी। फर्क इतना था वो बेहद धीरे धीरे बात कर रही थी, इतना कि आहार्य सुन भी नहीं सकता था। आहार्य ने तेज आवाज के साथ अपना फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। ड्राइवर और प्रैक्टी ने जल्दी से उसे देखा, लेकिन इत्ती, वो वैसे ही टेढ़ी होकर बैठी थी। उसने आगे की ओर नजर तक नहीं घुमाई। ड्राइवर काफी पहले से आहार्य का खराब मूड फील कर पा रहा था, जिससे उसे ड्राइव करते वक्त एक प्रेशर फील हो रहा था। वो धीरे से बोला, एनी प्रॉब्लम सर? आहार्य ने बिना कुछ कहे चेहरा फेरकर खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी इत्ती की आवाज आई, इग्नोर हिम। इनका मुंह ऐसे ही बना रहता है, आप ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। एक इंसान के चक्कर में बाकियों की जान खतरे में मत डालिए। जैसा कि उसने सोचा था, इग्नोर वर्ड सुनते ही आहार्य को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने दोबारा अपना फोन उठाया और उसे रैंडमली स्क्रॉल करने लगा। उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। इतनी बात तो प्रैक्टिस से कर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान आहार्य पर भी था। ये इतनी देर से फोन में क्या कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें ब्लॉक कर दिया। इतनी फ्रंट मिरर में देखने लगी। उसे उम्मीद थी आहार्य भी जरूर देखेगा। आखिर इतनी देर से उसकी नजरें सिर्फ उस पर ही थी। काफी देर हो गई आहार्य सर झुकाए अपने फोन में बिजी था। ऐसा भी क्या कर रहे हैं? शायद कुछ ऑफिस का काम होगा। हाँ, उसने सोचकर तसल्ली कर ली। हैरान वो तब हुई जब आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। वो अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिल गया? न नहीं, तब भी कहाँ ऐसे मुस्कुराते हैं। अब बस भी कीजिए। इतना भी क्या मुस्कुराना, कब से मुस्कुराए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जब उसे चैन नहीं आया तो वो ओनागाल साफ करते हुए बोली, अपना फोन दीजिए। आहार्य ने बिना फोन से नजर हटाए जवाब दिया, मैं काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त हंसता कौन है? उसने चिढ़कर सोचा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वो आगे की ओर झुकते हुए बोली। उसी वक्त आहार्य ने फोन पलटकर अपनी थाइस पर रख लिया। तुम्हारे पास अपना फोन है ना? हाँ ठीक है, वो दांत पीसते हुए बोली, फिर सीधी होकर बैठ गई। अब मैं कभी इनका फोन टच भी नहीं करूंगी। टच करना तो दूर, देखूंगी भी नहीं, न इन्हें कभी अनब्लॉक करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने फोन उठाया और गुस्से से आहार्य का नंबर ही डिलीट कर दिया। एपिसोड 253, इनके एप्स का फैमिली पैक बना दीजिए। अब आगे। मौनी ने बुरा समूह बनाते हुए कल लाए शॉपिंग बैग्स को देखा, जिसे वो कल उसने यूं ही पटक दिया था, ये सोचकर कि वो कल सेट करेगी। वो एक एक कर सभी चीजों को खोल खोल कर देखकर उसे सही जगह सेट करने लगी। बस ये आखिरी बचा है, इसमें क्या है, सारा सामान तो हो गया ना। बोलते हुए उसने जैसे ही बैग से वो चीज निकाली, चौंक गई, ये कहाँ से आई। वो बेहद हैरानी से अपने हाथ में उस गुलाबी रंग की साड़ी को देखने लगी, जिसे कल वो खरीद नहीं पाई थी। उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, ये कहाँ से आई होगी। उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढा। फोन ऑन करते ही ऋतिक का मैसेज पॉप अप हुआ, मौनी जी, प्लीज आप उस साड़ी में अपनी पिक भेज सकती हैं, मैंने कभी आपको साड़ी में नहीं देखा। मौनी ने टाइम देखा, ये मैसेज कल रात का था। उसके पेट में तिलियां उड़ने लगी। उसने साड़ी को कसकर हक करते हुए कहा, ये कितनी अच्छी फीलिंग है, जिसके लिए मैं एफर्ट्स देती थी, आज वो भी मेरे लिए एफर्ट्स दे रहा है। किसी ने सही हो कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है। वो धीरे से हंस पड़ी, ये मीठा मीठा एहसास जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। सिरोही। इत्ती सबसे पहले का से बाहर आई। अपने घर को देखकर वो बेहद इमोशनल हो गई। वो लगभग भागते हुए जल्दी से अंदर आई। उसने ये सब इतनी जल्दी किया कि आहार्य बस देखता ही रह गया। मेन डोर पर खड़े होकर वो हौंफते हुए तेज आवाज में बोली, आप सब मुझे मिस तो करते हैं ना? इस वक्त सब लिविंग हॉल में ही मौजूद थे। उन्हीं के इंतजार में प्रकृति ने सबको पहले ही इत्ती और आहार्य के बारे में बता दिया था। इत्ती एक एक कर सबसे मिली। वो बेहद इमोशन फील कर रही थी।
उसे देखकर सभी इमोशनल हो गए थे। भवानी सिंह जी अपनी बूढ़ी सी आवाज में बोले, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप ही नहीं करती, देखिए कितने दिनों बाद मिलने आए हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत बहुत मिस करती हूँ। बोलकर इत्ती उनके गले लग गई। वो धीमे से इमोशनल होकर बोली, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? भवानी सिंह की उसके बालों को सहलाते हुए हंसकर बोले, बीमार नहीं, बूढ़ा हो चुका हूँ। इसलिए कहता हूँ मुझसे मिलने आती रहा करो, क्या पता कब चला जाऊं। इत्ती उनसे दूर हुई, फिर उनके बूढ़े हाथों को प्यार से सहलाते हुए उन्हें डांट कर बोली, अगर आप ऐसा बोलेंगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अभी आप बस वीक हो गए हैं, क्योंकि ये सब आपका ख्याल नहीं रखते। इत्ती ने उनके झुर्रियों से भरे गालों को खींचा, एक मैं ही हूँ जिसे आपकी फिक्र है। तुम अपनी फिक्र कर लो, वही बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह। अपनी मानसा की आवाज सुनकर इत्ती उनके पास जाने लगी। वो उनके गले मिलती तभी मेघा जी सामने देखते हुए बोली, जमाई सा। इत्ती को इग्नोर कर वो दूर की तरफ चली गई। भवानी सिंह जी को छोड़कर बाकी सब भी उनके पीछे चले गए। इत्ती ने देखा, उसके घर वाले आहार्य का कितनी खुशी से वेलकम कर रहे थे। सबने मुझे इग्नोर कर दिया। इस घर में मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। उसकी धीमी कही बात भवानी सिंह जी में सुनी तो हंसते हुए बोले, एक मैं ही हूँ जिसे अपनी राजकुमारी की फिक्र है। हाँ दादा सा, देखिए ये लोग कैसे अपनी सगी बेटी को इग्नोर कर अपने सगे दामाद को इम्पोर्टेंस से रहे हैं। वो उन्हीं के पास बैठ गई। मेघा जी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, जमाई सा आप अंदर तो आइए। कुछ देर बाद आहार्य सोफे पर बैठा था और इत्ती की माँ और दादी सा उसे कुछ न कुछ खाने के लिए बोल रहे थे। प्रकृति आते ही शिवाय के पास चली गई थी, वरना वो भी मेघा जी और सौदामिनी जी के साथ लगी होती। इत्ती और आहार्य आमने सामने सोफे पर बैठे थे। इत्ती को आहार्य को देख देख कर बहुत जलन हो रही थी, कैसे वो उसकी सारी लाइमलाइट ले गया। उसके आते ही सब उसे तो भूल ही गए थे। मेघा जी एक मिठाई का पीस आहार्य के आगे करते हुए बोली, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? कुछ ही देर में उन्होंने आहार्य को 4 मिठाई के पीसेस खिला दिए थे। आहार्य मना भी नहीं कर पा रहा था, जबकि उसे मीठा जरा भी नहीं पसंद था। साथ ही उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या ही करता। खाए न। उद्धरण चिन्ह। हम कहकर आहार्य ने वो मिठाई का पीस लिया और बेमन से खा लिया। हाँ हाँ, सब इन्हें ही ठुसा दीजिए। इत्ती ने आहार्य के चेहरे घूरते हुए सोचा, जो नीचे की तरफ देख रहा था। एक्टिंग तो देखो, जैसे इनसे शरीफ कोई है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने धीरे से नजरें उठाकर इत्ती को देखा, वैसे ही इत्ती ने नजरें फेर ली। शायद आहार्य उससे कुछ कहना चाहता थी। मेघा जी उससे कोई न कोई बात कर रही थी, जिसका जवाब वो हाँ न में दे रहा था। आहार्य को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे आदत नहीं थी इतने लोगों की, लेकिन वो क्या ही करता। बर्दाश्त के सिवा इससे इत्ती को ही दुख होता। उसने एक बार फिर इत्ती को देखा। इत्तेफाक से इत्ती ने भी उसी वक्त उसकी ओर देखा। आहार्य ने उसे इशारा से कुछ कहा। इत्ती कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। अचानक ही उसे क्लिक किया, आहार्य को ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना पसंद नहीं था। वो तो कभी अपनी फैमिली के साथ डिनर तक नहीं करता था। इत्ती ही कभी उसे सबके साथ खाने को मना ले तो अलग बात थी। वो जो भी करता सिर्फ इत्ती के साथ, उसी के लिए। सिर्फ इत्ती के साथ ही वो ज्यादा बोलता था, हंसता था। इत्ती की उसका ये रवैया पसंद नहीं था। बाद में आहार्य ने उसे बताया था कि उसे फैमिली एंजाइटी है। इत्ती को तब बेहद हैरानी हुई थी, ऐसा भी कुछ होता है। वो और जानना चाहती थी, लेकिन आहार्य ने उसे पहले ही कह दिया था। अभी उसके लिए इतना जानना ही काफी है। वक्त आने पर वो उसे सब बता देगा। पहली बार सिर्फ उसके लिए ही न जाने क्या सोचकर इत्ती ने किसी बात पर सब्र किया था। इत्ती ने उसे देखा, वो खड़ी हुई आहार्य को लगा वो उसकी मदद करेगी। उसे गलत साबित कर इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं भाई सा से मिलकर आती हूँ। मेघा जी और सौदामिनी जी ने तो जैसे सुना ही नहीं। वो तो बस अपने दामाद में ही उलझे थे।
ये देख इत्ती झुलस गई। अच्छा हुआ इनके साथ। वेरी गुड मासा दादी सा खिला खिला कर इनके एब्स का फैमिली पैक बना दीजिए। इससे मेरा ही फायदा होगा। एपिसोड 254, नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। अब आगे। इत्ती शिवाय के रूम में जा ही रही थी कि उसे बीच सीधी पर ही प्रैक्टी मिल गई। भाभी सा भाई सा ठीक तो है ना? इत्ती ने बीच में ही रुकते हुए पूछा। उसका सवाल सुन प्रैक्टी का खराब मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसे याद आया कैसे जब वो रूम में गई थी तो शिवाय ने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की थी कि वो कितना बीमार था। उसकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग में बदलते देख प्रैक्टी को फौरन समझ आ गया कि ये उसका नाटक था। आखिर उसने शिवाय के साथ इतना वक्त जो गुजारा था, फिर क्या अच्छा खासा सुना कर आ रही थी वो शिवाय को। यही सब सोचकर वो इत्ती का हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे ले जाते हुए बोली, बहुत बीमार है वो इतने कि उन्हें आइसोलेशन की जरूरत है। बेहतर है उन्हें आइसोलेट ही रहने दो। इत्ती को तो उसकी बात जरा भी समझ नहीं आई। प्रैक्टी उसे लिविंग हॉल दोबारा ले आए। अभी भी वहां सभी बैठे थे, बस आहार्य अब नहीं था। प्रैक्टी मेघा जी से बोली, जमाई सा कहाँ गए? उन्हें एक कॉल आ गई थी। चलो हम आज अपने हाथों से खाना बनाएंगे। मेघा जी सोफे से खड़े होते हुए बोली। उनके उठते ही इत्ती सोफे पर पसर कर बैठ गई। उसे बैठते देख मेघा जी उसे घूरते हुए बोली, तुम क्यों बैठ गई? क्या मतलब अब क्या मुझे बैठने के लिए भी परमिशन लेनी होगी? वो खड़ी हुई फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं। मेघा जी की छोर सब जोर जोर से हंसने लगी। काफी दिनों बाद उनके घर पर रौनक थी, सिर्फ उसके आने से। मेघा जी हमेशा की तरह चिढ़कर बोली, बकवास बंद करो। मेरा मतलब था कि तुम भी चलो हमारे साथ। इत्ती फिर से सोफे पास बैठते हुए बोली, मैं क्यों चलूं? आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैं मेहमान हूँ। मेघा जी उसकी जबान दराजी से चिढ़ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, अपनी माँ से तमीज से बात किया करो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तभी लेकर जा रही हूँ ताकि तुम कुछ सीख सको। हद है। मैंने तो सुना है मायके में आकर लड़कियां को पैम्परिंग मिलती है। यहाँ तो मुझ पर जुल्म हो रहा है। मैं जा रही हूँ वहां मुझे एक काम नहीं करना पड़ता। मेघा जी में उसकी एक न सुनी और उसे खींचते हुए ले गई। भवानी सिंह जी का मजबूत दिल भी भर आया। वो अपने बेटे को देखते हुए बोले, उसके आने भर से जैसे खुशियां आ गई। बेटियां होती ही ऐसी हैं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। शिवराज सिंह जी को भी यही लगता था। वो तो खुद इत्ती की इतनी जल्दी शादी लिए राजी नहीं थे। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, जो किस्मत में लिखा था हो गया, शुक्र है वो खुश हैं। भवानी सिंह जी सर हिलाते हुए बोले, हम वो तो हैं। खैर हम उन्हें कुछ महीने रोक लेंगे। उन लोगों से कह देंगे कि कीर्ति की शादी के लिए वो यहीं रुकेगी। दोनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करने लगे। आहार्य जो कॉल अटेंड कर आया ही था, उसने उनकी बातें सुनी तो उसकी पकड़ फोन पर कस गई। मैं उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता और ये लोग उसे मुझसे महीनों दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी नाराज हैं। जरूर कुछ बेवकूफी करेगी। आहार्य सोफे पर आकर बैठ गया। किचन में मेघा जी प्रैक्टी और रोहिणी सिंह जी खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इत्ती प्लेटफॉर्म पर बैठी अपना फोन चला रही थी। तुम बताओ उन्हें क्या पसंद है? इत्ती ने फोन ऑफ किया, फिर उन्हें जवाब देते हुए बोली, और मेरी पसंद का क्या? अब आपका बहुत हो रहा है। मैं आपकी ही बेटी हूं ना? मेघा जी उसके सामने आते हुए बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस लिहाज से तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इतनी बदतमीज कैसे हो। इसमें समझना क्या, आपकी बेटी हूँ तभी ऐसी हूँ। अच्छा तो तुम सुधार जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे ऐसे न हों। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो जल्दी से इत्ती का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुमने टेस्ट किया था ना? क्या रिजल्ट आया? इत्ती गुस्से से प्रैक्टी को देखने लगी। मेघा जी उसका मुंह अपनी ओर करते हुए बोली, उसे मत देखो, उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके पर्स में कुछ रख रही थी तो मैंने किट देखी। अब जल्दी बताओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को तो इस वक्त हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो अपने चेहरे से उनका हाथ हटाकर चिढ़कर बोली,
आप मुझसे ये सब मत पूछिए। मुझे अजीब लग रहा है। बेवकूफ लड़की, तुम जल्दी बताओ, देखो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट कहकर वो इधर उधर देखने लगी। ये सुनकर मेघा जी को सुकून की सांस आए। वो इत्ती का हाथ दबाते हुए बोली, चलो शुक्र है। मैं तो डर ही गई थी। इत्ती हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्यों? क्यों क्या? तुम कितनी छोटी हो, अभी से तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती। मैं तुम्हारे बाबा सा से बात करूंगी, वो जमाई सा से बात करेंगे कि अभी तुम इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो। इत्ती उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए तेज आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं। उनसे ये सब बिल्कुल मत कहना। वो खुद बहुत समझदार हैं। और आप लोग ऐसे उनसे कहोगे तो कितना ऑकवर्ड होगा उनके लिए। प्रकृति धीरे से हंसते हुए बोली, हाँ माँ वो ठीक कह रही हैं। मेघा जी न चाहते हुए भी मान गई। अच्छा बताओ उन्हें क्या पसंद है? उन्होंने फिर सवाल किया तो इत्ती उन्हें नाराजगी से देखने लगी। तुम्हारी पसंद हमें ऑलरेडी पता है, ऐसे मुंह न बनाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती फिर से अपना फोन ऑन करते हुए बोली, अम्म ऐसा कुछ खास नहीं, वो सब खा लेते हैं, बस वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर खाना बना रहे थे। इत्ती बस बैठी अपना फोन चलाते हुए उनसे बात कर रही थी। मेघा जी उससे कोई न कोई सवाल कर रही थी, जिसका जवाब वो दे रही थी। मेघा जी उसे कई सारी नसीहतें भी दे रही थी। अच्छा कोई तुम्हें परेशान करे तो हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त बता देना। हाँ, मासा आप कॉल पर भी यही बात कहती हैं, मैं उसी वक्त जवाब दे देती हूँ। हम बिल्कुल सही करती हूँ, सफा मत करना। प्रकृति और सौदामिनी की काम करते हुए दोनों को देख देख कर स्माइल कर रही थी। मेघा जी हमेशा इत्ती को डांटती रहती थी। इत्ती भी हमेशा उन्हें उल्टे जवाब देती थी। उनका रिश्ता एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह था। मेघा जी शुरू से जब तक इत्ती से सब शेयर नहीं कर लेती उन्हें सुकून नहीं आता था। उसकी विदाई के बाद 3 दिन तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो हर पल उसे याद करके रोती रहती थी। उस वक्त वो भवानी सिंह जी से बेहद नाराज हो गई थी कि उन्होंने उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। अब भी इत्ती से कॉल पर बात करते वक्त वो उसे किसी न किसी बात पर डांटती, लेकिन कॉल कट होते ही उसे याद कर रोने लगती। तुम जमाईसा को ज्यादा परेशान तो नहीं करती? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने फोन से नजरें उठाकर उन्हें घूरते हुए कहा, हाँ। उनकी बात आते ही आप कितनी बायस्ड हो गई। वो जितना शरीफ बन रहे हैं उतने हैं नहीं। उनका काम है बस मुझसे लड़ाई करना, मुझे लेक्चर देना, मुझे डांटना, मुझे ट्रिक करना। मुझे तो लगता है वो आपसे ही क्लासेज लेते हैं। ऐसे ही आज काफी दिनों के बाद वो मिलकर दुनिया जहां की बातें कर रहे थे। सबने नोटिस किया, इत्ती के जिक्र में ज्यादातर आहार्य का जिक्र था, शायद उसे खुद ही ख्याल नहीं था। सबने गौर किया, उसका जिक्र करते हुए उसके चेहरे की रंगत अलग ही थी। एपिसोड 255, तुम ही प्यार के लायक नहीं। अब आगे। खाना ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया था। तुमने सीखा न सब कैसे बनाते हैं? मेघा जी इत्ती को देखते हुए बोली। इत्ती ने तो देखा भी नहीं था, तब से उसका पूरा ध्यान बातों में या बीच बीच में अपने फोन में था। अगर न कहा तो मासा का क्या भरोसा इसी वक्त मुझसे खाना न बनवाने लगे। यही सोचकर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हम देखा मैंने, मैं घर जाते ही ट्राई करूंगी। मेघा जी ने सेटिस्फैक्शन से सर हिलाया। वो सब्जी को एक बर्तन में निकालते हुए बोली, अब तुम आए हो तो कुछ दिन रुक जाना। उनकी इस बात का इत्ती ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ सा आप जाए, सब हो गया। प्रकृति बेटा तुम भी जाकर रेस्ट करो, अभी तुम इतने लंबे सफर से आए हो। प्रकृति कुछ कहने वाली थी लेकिन मेघा जी का इशारा समझ वो रोहिणी जो को वहां से ले जाते हुए बोली, हाँ दादी सा चलिए आप रेस्ट कीजिए। अब किचन में सिर्फ इत्ती और मेघा जी थे। अब तुम ये अपनी बेवकूफी भरी हरकत छोड़ दो, बी मच्छो। वो सीरियस टोन में इत्ती के हाथ से फोन छीनते हुए बोली। मैंने कौन सी बेवकूफी की? मेघा जी ने उसका हाथ पकड़ा और टेंशन तो कुछ हल्के गुस्से से बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी वो चाची सास आई थी लास्ट वीक। इत्ती हैरानी हो गई, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल होते हुए बोली, तो क्या हुआ?
दी से मिलने आए होंगी, आखिर उनकी बहू हैं। हाँ, आए तो इसीलिए थी, लेकिन बातों ही बातों में वो तुम्हें टारगेट कर रही थी कि तुम पूरा दिन रूम में रहती हो, तुम्हें अपने पति के अलावा बाकी घर से कोई मतलब नहीं। मेरा दिल कर रहा था कि गार्ड से कहकर बाहर फिकवा दूं। ऐसे कैसे मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं? वो गुस्से से बोली। इत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपनी माँ सा का गुस्सा देख उसे बेहद हंसी आ रही थी। वो भी बिल्कुल उन पर गई थी। वो उनकी गाल खींचते हुए बोली, अच्छा तो आपने सब्र तो नहीं किया होगा। आपकी ये बर्दाश्त न करने वाली आदत मुझे विरासत में जो मिली है। ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया। मैंने भी इनडायरेक्टली खूब टॉन्ट कसा, ऐसे कैसे चुप रहती। उनकी बात सुन इतनी जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हंसो मत, आई एम सीरियस। तुम्हें पता है जब से वो आई थी उसके बाद से दोनों माँ बेटी का बिहेवियर बदला हुआ है। उनकी घुमा फिरा कर कहीं बात इत्ती को समझ नहीं आई। माँ सा क्लियरली बताए न। मेघा जी थोड़ा फ्रस्ट होते हुए बोली, अब तुम भी सबकी तरह ये मत कहना कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो। हाँ, आप बताए न, मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है। मेघा जी ने उसके सर पर मारा, इतना जल्दी गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? जरा भी सब्र नहीं। अहह, मैंने कब गुस्सा किया? बस सबको लगता है मैं गुस्सा हो जाती हूँ, हद है। वो चिढ़ गई। आहार्य भी बस यही कहता रहता था कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। वो सबको कैसे समझाए वो गुस्सा नहीं है। वो फिर सबके ये कहने पर कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। वो गुस्सा न भी हो तब भी हो जाती थी। खैर छोड़ो। देखो कीर्ति पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब उसका बिहेवियर अजीब हो गया है। आई थिंक डोंट नो, शायद उसकी सास ने उससे कुछ कहा किया, पता नहीं। तुम्हारा जिक्र आते ही अब वो काफी जालस साउंड करती हैं। दैट्स नॉर्मल, तुम्हारे रिश्ते बदल गए हैं। अब वो तुम्हारी देवरानी बन गई हैं। तुम समझ रही हो ना? इतनी बेवकूफ नहीं थी वो, उनकी हिचक समझ गई। वो कहना चाहती थी कि सारा बिजनेस आहार्य संभालता है, इसलिए कीर्ति को उससे जेलसी है। वजह साफ है आकाश। फिर भी इत्ती को ये सब बेतुका लगा। उसे यकीन था अपनी कीर्ति दी पर, आखिर वो उसकी बहन थी, उसने बचपन गुजारा था। माँ सा आप ज्यादा सोच अंडस्को। उसने इतना ही कहा था कि मेघा जी गुस्से से बोली, हाँ, अब तुम भी यही कहो अपने बाप, भाई, भाभी की तरह कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। नहीं ये कह दो कि मैं ही वैम्प हूँ। इत्ती की बोलती बंद हो गई। उसे लगा कि अगर उसने कुछ भी कहा तो कहीं मासा उसे मारने न लगे। इस गुस्से से वो वाकिफ थी, उसका ही गुस्सा था ये। अपने गुस्से में वो कुछ न देखती थी न सोचती। मेघा जी उससे दूर होकर अपना काम करने लगी। वो रोते हुए खुद से बातें, या यूं कहो कि इत्ती को सुना भी रही थी। हद है, सबको मैं ही गलत लगती हूँ, क्या करूँ मैं? अब क्या अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं कर सकती? नहीं हूँ मैं महान, ज्यादा सोच लेती हूँ, हाँ, मैं ही गलत हूँ। माफी मांग लूंगी मैं, कीर्ति और दीदी से। वो तेज तेज आवाज के साथ बर्तन इधर उधर रख रही थी। इत्ती प्लेटफॉर्म से उतरी और उनके पास जाकर उन्हें पीछे से हक करते हुए बोली, आप रोए मत ना प्लीज। मैं ख्याल रखूंगी और सब मच्योली हैंडल करूंगी। इतना सुनते ही मेघा जी जल्दी से उसकी तरफ पलटकर उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए खुशी से बोली, हाँ, कुछ भी हो सबसे पहले अपनी माँ को बताना, ठीक है ना? इत्ती को कोई हैरानी नहीं हुई कि पल भर में उनके आंसू कैसे गायब हो गए। मेघा जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हर वक्त कितनी फिक्र लगी रहती है। मैं हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ। इत्ती की आंखों में आंसू आ गए। आई लव यू माँ सा, मुझे भी आपको बहुत ज्यादा याद आती है। लव यू टू मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। वो इत्ती को खुद से थोड़ा दूर कर उसे घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तुम कभी एक बार मैं कॉल तो उठाती नहीं। इत्ती नजरें बचाने लगी। मेघा जी उसकी हरकत पर उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम अभी भी फोन साइलेंट रखती हो ना? कितनी बार कहा है तुम्हें, अपनी बेकार सी आदतें छोड़ दो। वो उसे डांटने लगी। इतनी चिढ़कर बोली, 2 मिनट प्यार और 2 घंटे की डांट, कितनी पाटियल हैं आप। मैं पाशियल नहीं हूँ, तुम ही प्यार के लायक नहीं।
बेगैरत औलाद, पता नहीं कहाँ बैठी थी मेरे लिए। वो गुस्से से किचन से चली गई। क्या मतलब कहाँ बैठी थी? मैं नहीं, आप लोग मेरे इंतजार में बैठे थे। आप लोगों ने बुलाया था मुझे, वरना मैं तो किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना चाहती थी। इत्ती भी बड़बड़ाते हुए उनके पीछे चली गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।